जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के ऑफिशियल सिलेबस को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। जो भी आपके साथियों सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के सबसे महत्वपूर्ण सवालों को साथियों आज की इस वीडियो में लिया है, जो सवाल आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो अगर आप साथियों एक ऐसा पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं और एक ऐसा पेपर पढ़ना चाहते हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, तो साथियों मैं कहूंगा इस पेपर को देखिएगा। इस पेपर में सबसे पहले मैं आपको जीके करवाऊंगा, उसके बाद रीजनिंग करवाऊंगा और उसके बाद मैथ करवाऊंगा, और साथियों कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के भी हमने यहां पर लिए हैं। तो ये सभी के सभी सवाल आप लोग देखेंगे तो मेरा मानना है कई सारे सवाल यहां से आपको डायरेक्ट डिक्टो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो बहुत तेजी वाली साथी क्लास होगी, ये सुपर फास्ट क्लास होगी आपके लिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है ये किससे संबंधित है। तो ये तो साथियों समानता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 15, ये बात आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए करके सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो इसी की वजह से तो साथियों ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, वृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, मुझे बताइए। तो डुरंड रेखा की अगर बात करें तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये दो देशों को अलग करती है डुरंड रेखा। नेक्स्ट नंबर का सवाल करके किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। तो 1965 में साथियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए करके भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो 1964 में साथियों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए करके मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संसाधनीय कार्यवाही कार्यक्रम के माध्यम से किन दो क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है। तो साथियों शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ये बात आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए करके जो दिगंबर संप्रदाय है ये किस धर्म से संबंधित है। तो मैं कह सकता हूं दिगंबर संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करके भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजे जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, ये भारत के किस युग से संबंधित है। यानी कि कुतुब मीनार की अगर बात करें या अलाई दरवाजे की अगर बात करें तो ये साथियों दिल्ली सल्तनत के समय में बनाया गया था। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए विलियम हंटर समिति का गठन किया गया था, बिल्कुल। लेकिन इस कमेटी का गठन कब किया गया था। तो साथियों इस समिति का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था। तो मैं कहूंगा साथियों इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पंडित बिरजू महाराज इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो इनकी अगर साथियों बात करें ये तो कथक से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्गम किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो ये साथियों कब हुआ था, ये मैं कहूंगा चोलों के शासनकाल में हुआ था। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक पुस्तक है इंटरप्रेटर ऑफ द मॉलडीज, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखी गई थी, ये बात आपसे पूछी जा रही है। झुंपा लाहिड़ी इनका नाम है और झुंपा लाहिड़ी के द्वारा ही साथियों इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज नामक पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि डेज ऑफ ग्रेज किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है। तो ये किसकी जीवनी है, मैं कहूंगा साथियों आर्थर एश की जीवनी है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों के सभी सवाल एकदम टॉप लेवल के, इन सभी सवालों को आपको साथियों तैयार करते रहना है। और मैं आपको बता दे रहा हूं साथियों मैं आपको कुछ पीडीएफ सजेस्ट कर रहा हूं एनटीपीसी 2025 के पेपर को साथियों क्रैक करने के लिए। ये 3 पीडीएफ में आपको आखिर क्या क्या दिया जाएगा जिससे पेपर आपका क्रैक होगा, मुझे बताइए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपको पहली पीडीएफ में दिए जा रहे हैं साथियों 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। मैं कहूंगा इस मॉडल पेपर में, एक मॉडल पेपर में साथियों 100 क्वेश्चन होंगे और उन 100 क्वेश्चन में मैं कहूंगा साथियों रीजनिंग और मैथ के सभी सवालों को साथियों कंप्लीट कर दिया गया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी संभावना
साथियों आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाने की है, उन सभी सवालों को कंप्लीट कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी पीडीएफ में आपको क्या दिया जाएगा, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथियों आपको दिए जाएंगे। तो यहां से अगर बात करें, देखिए एक तो जो आपका पीवाईक्यू है ना, यहां से सवाल बनना आपका निश्चित तौर पर तय है। तो साथियों ये अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जामिनर यहां से जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो आपके फंस जाएंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ आपको साथियों दी जा रही है ना। और ये सभी के सभी सवाल, जैसे कि मान लीजिए सवाल आपके सामने दिख रहा है, ऐसे ही सवाल होगा और जस्ट उसके नीचे उसका राइट आंसर होगा और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी होंगे। बाकी जो संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे ना साथियों, वो भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में वहां से भी सवाल आएगा, क्योंकि एग्जामिनर या तो पीवाईक्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डाल देता है या उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनता है वो साथियों बना देता है। तो इस पीवाईक्यू से ये दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर से जाकर साथियों आप इन पीडीएफ को 45 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो परीक्षा से पहले पहले इस पीडीएफ को जरूर एक बार देख लेना। तो उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अगस्त को साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह के भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया था। तो ये साथियों कब से देना शुरू किया था, मैं कहूंगा 1954 से देना प्रारंभ किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई। गैट की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि GATT की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए, तो ग्रेजुअल साथियों होगा, ग्रेजुअल नहीं होगा जी से, ग्रेजुअल जनरल हो जाएगा। जनरल एग्रीमेंट, ये तो एग्रीगेट लिखा गलत है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये आपका जो होगी ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा आपसे जा रहा है कि अपोलो 11 ये पहला कृत्रिम उपग्रह था जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, ये किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। तो ये साथियों 1969 में प्रक्षेपित किया गया था, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है। तो गुवाहाटी में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में या साथियों दार्जिलिंग में। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि कोलकाता में ही टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो लाहौर में साथियों जो बादशाही मस्जिद है इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। तो कौन कौन सा तो हिस्सा है अगर मैं आपसे पूछूं तो अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अपना भारत है, लेकिन ईरान नहीं है। अगला सवाल देखिए कह रहे के अगर बात करते हैं साथियों एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, ये डिक्टो सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर अगर बात करें साथियों पास्कल ये लिखा है, पास्कल की एक तरीके से अगर बात करें पास्कल के, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1.01 गुणा 10 की घात ये भी सही है। यहां पर अगर 5 हो जाता तो काम आपका बन जाता। यहां पर घात तो 5 है लेकिन साथियों 10.1 है, 1.01 होना चाहिए गुणा 10 की घात 5 पास्कल होना चाहिए। तो सवाल क्या था और उसका जवाब क्या था, ये दोनों चीजें मैंने आपको साथियों बतला दी है। चलिए खैर नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल लेता है ना। या साथियों अगर बात करें पवन ऊर्जा में, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में या गतिज ऊर्जा में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। करके पृथ्वी का अपना वजन 38 किलो है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो साथियों कितना होगा, 14 किलो 300 ग्राम, यानी कि 14.300 किलोग्राम होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए करके द्रव और गैसों में ताप अंतरण मुख्यतः किसके कारण होता है। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों संवहन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण संवहन ही होता है। उसके बाद देखिए कह के निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात नियम को प्रतिपादित किया। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों इनका नाम है जोसेफ प्रोडस्ट, और जोसेफ प्रोडस्ट के द्वारा ही स्थिर अनुपात नियम को प्रतिपादित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो 16.8 ग्राम होता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग
पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो किसकी बात चल रही है? क्लोरोप्लास्ट की बात चल रही है। ये साथियों पादप कोशिका में पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन पशु कोशिका में साथियों नहीं पाया जाता। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इनमें से साथियों कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा प्रोटोजोआ आपका जवाब होगा। बिल्कुल सही साथियों, प्रोटोजोआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहने के मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। तो इस सवाल का जवाब साथियों आपका क्या होगा? किसकी बात चल रही है? जो मूत्रवाहिनी की बात चल रही है, यानी कि मूत्रवाहिनी मांसल नालिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि हाल ही में प्रवीण पारदेशी को किस राज्य के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? साथियों फटाफट मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा महाराष्ट्र आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण परदेशी को नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन अभी हाल फिलहाल में ही किया गया है। तो इसका आयोजन साथियों नई दिल्ली में किया गया। करंट अफेयर के सवाल हैं। उसके बाद देखिए करके किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो किस राज्य ने जीती है? मैं कहूंगा पंजाब राज्य ने जीती है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए कह रहे किसे टीसीएस का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है और टीसीएस का ही मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग इनका नाम याद रखेंगे। आरती सुब्रमण्यम इनका नाम है और यही टीसीएस के नए कार्यकारी निदेशक बनी है और मुख्य परिचालन अधिकारी भी साथियों यही बनी है, आरती सुब्रमण्यम। उसके बाद देखिए करके भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? बताइए। तो इनका नाम साथियों क्या है? BR गवई इनका नाम है और ये भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा क्या जा रहा है साथियों कि छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास दुस्तलिक ये कहां पर शुरू हुआ है? तो ये साथियों कहां पर शुरू हुआ है? कुल मिला के ये आप लोग मुझे साथियों बता दीजिए। तो ये तो पुणे में शुरू हुआ है। कहां पर? ये पुणे में शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो किसकी बात चल रही है? आपका क्या राइट आंसर होगा? जम्मू कश्मीर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। अगला देखिए कह के लीजेंड्स एंड एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है। तो किसको दिया गया है साथियों ये पुरस्कार? ये नागेश्वर रेड्डी को साथियों ये पुरस्कार दिया गया है, लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह के जारी नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता देश कौन बना है? तो कौन बना है साथियों? मैं कहूंगा अपना देश भारत बना है। कौन बना है? अपना देश भारत बना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए करके किसे मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसको साथियों किया गया है? आमिर खान की अगर हम बात करते हैं तो आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से साथियों सम्मानित किया गया है। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये समझ लीजिए साथियों आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है, जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो परीक्षा है साथियों वो 5 जून से आरंभ है। ये समझ लीजिए साथियों अगर 5 जून तक आपने इस क्लास का जो टारगेट सिलेक्शन से आपको दी जा रही है, इस क्लास के इन क्लासेस के सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि ये पेपर आपका साथियों निकल जाएगा, ये वाला एनटीपीसी एग्जाम 2025 वाला। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके किसे मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो किसको चुना गया है? श्रेयस अय्यर को चुना गया है। हाँ, जॉर्जिया वोल को भी चुना गया है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए करके किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो किसकी बात चल रही है? आपका क्या राइट आंसर साथियों हो सकता है? मैं कहूंगा नागालैंड आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। उसके बाद देखिए कह रहे किसे लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख जो नियुक्त किया गया है वो निधि कैस्था को नियुक्त किया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके नववर्ष की शुरुआत के रूप में कहाँ महाविशुभा संक्रांति और पना संक्रांति मनाई गई है? तो साथियों ये संक्रांति कहां पर मनाई गई है? मैं कहूंगा ये तो ओडिशा में मनाई गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए करके 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहां पर होगी? तो ये साथियों बैठक कहां पर होगी?
कौन से देश में होगी? मैं कहूंगा ब्राजील देश में होगी 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निर्मला जैन का अभी हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है, तो ये कौन थी? ये गायिका थी, पत्रकार थी, ये लेखिका थी? मैं कहूंगा ये लेखिका थी, निर्मला जैन इनका नाम था। उसके बाद देखिए करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा साथियों? बिहार राज्य करेगा। बिल्कुल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार राज्य करेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किसने इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में किसने निर्णायक जीत दर्ज की है? तो साथियों इनका नाम डेनियल नोबोवा है और इन्होंने साथियों निर्णायक जीत दर्ज की है। उसके बाद देखिए करके पश्चिम बंगाल में काली घाट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया है? तो साथियों किसने किया है? ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि क्रिसिल्स ने FY26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, तो अब साथियों यहां से आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप साथियों रीजनिंग में जो आपको भी पता है कि 30 क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप चाहते हैं कि 30 में से 30 क्वेश्चन आप 100% एक्यूरेसी से करके आना चाहते हैं, तो साथियों इन सवालों को आप लोग देखेगा और जो भी क्लासेस आपको दी जाए उन सभी क्लासेस के रीजनिंग के सवालों को साथियों आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये पॉसिबल है कि रीजनिंग में आप 30 में से 30 कर सकते हैं। हाँ, जीके में आप 40 में से 40 नहीं कर सकते, मैथ में भी साथियों एक दर्जा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी साथियों कर सकते, क्योंकि मैथ के कंपैरिजन में रीजनिंग थोड़ी सी आसान होती है। तो रीजनिंग में आसानी से कर सकते हैं, कर मैथ में भी सकते हैं, लेकिन वो बच्चे बहुत कम होते हैं, तो जो मैथ में साथियों 30 में से 30 कर दे। हाँ, 27-28 तक साथियों बड़े ही आराम से की जा सकती है अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। खैर उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, एक बढ़िया सवाल साथियों आपके सामने है, डायरेक्शन का सवाल है। कह रहे कि जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक बिंदु पर खड़े हैं। तो मान लीजिए जॉन और जेनी यहां पर खड़े हैं, उत्तर की तरफ मुंह किए हुए हैं ये। कह रहे कि जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो अगर साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए पश्चिम की तरफ जाता है, यानी कि और जाता है कितना साथियों? 3 किलोमीटर जाता है पश्चिम की तरफ। ठीक है, 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला गया, यानी कि उसके बाद वो 25 मिनट में, अच्छा इसको 15 मिनट लगे भैया, कितने मिनट लगे हैं? 15 मिनट से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि समय बताना नहीं, किलोमीटर बताना है खाली। उसके बाद देखिए कह रहे कि उसके बाद वो 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है। तो 4 किलोमीटर साथियों ये दक्षिण की तरफ चल दिया। ठीक है, कह रहे कि जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम कितनी दूरी तय करना पड़ेगी? तो यहां पर अगर साथियों बात करें, ये दूरी कुल मिला के आपसे पूछी जा रही, ये दूरी क्या है? देखिए अगर कभी भी साथियों ट्रायंगल बना होगा और एक दूरी 3 होगी और दूसरी दूरी 4 होगी, तो हमेशा तीसरी दूरी 5 ही होगी। तो कुल मिला के ये दूरी कितनी आ जाएगी साथियों? 5 आ जाएगी, है ना। चलिए, तो कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा ट्रिपलेट का, 3 4 तो 5 ही होगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है, यानी कि समान है, और एक असंगत है। तो असंगत वाले को आपको बताना है कौन सा है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या यूरोप। देखिए ये 3 जो नीचे वाले हैं ना साथियों, ये क्या है? ये महाद्वीप हैं। ये सभी के सभी साथियों क्या है? ये महाद्वीप है। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो ये एक देश है। तो कुल मिला के सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमित कहता है। कौन कहता है साथियों? एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए सुमित कहता है। मान लीजिए साथियों सुमित आपका ये हो गया, है ना, और एक तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है। ये कह रहा है कि तस्वीर में जो मौजूद आदमी है ना, ये मेरी सास का ससुर है। अब देखिए इसकी सास कौन होंगी? इसकी मान लीजिए ये पत्नी होंगी। ये कौन होंगी? ये पत्नी होंगी। इन पत्नी की कोई माता जी होंगी, तभी तो ये सुमित की सास हो पाएंगी। तो कहने कि वो जो आदमी है ना, वो मेरी सास का ससुर है, यानी कि इनका ससुर है। इनका ससुर, इनका ससुर का मतलब क्या होगा? देखिए ये दोनों पति पत्नी का डबल लाइन बनती है। तो इनका कोई पति होगा, ये पति है, इनके कोई पिताजी होंगे, तभी तो ये हो जाएंगे। यानी कि वो आदमी कौन है? वो आदमी ये है, सुमित की पत्नी की मां ये हो गई। इनका ससुर कौन होगा? इनके पति का बाप ही तो होगा। चलिए कह रहे कि तस्वीर में मौजूद आदमी का सुमित की पत्नी से क्या संबंध है, यानी कि सुमित की पत्नी क्या कहेगी साथियों इन आदमी को? मुझे बताइए आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा।
तो ये क्या कहेगी, देखिए ये तो पापा जी हो गए, पापा जी के पापा जी हो गए, तो पापा जी के पापा जी को क्या कहा जाता है साथियों, दादा कहा जाता है। यानी कि इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो दादाजी हो जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है, तो अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है। अब यहां पर जो जो कहा जा रहा है वो समझते जाइए। अनीता जो है ना, ये अर्जुन के मामा के पिता, अर्जुन की अगर बात करें, मान लीजिए साथियों अर्जुन आपका ये हो गया, अर्जुन के मामा, अर्जुन के मामा का मतलब पता क्या होगा साथियों, अर्जुन के मामा, मान लीजिए अर्जुन के मामा ये हो गए, अर्जुन के मामा जी ये हो गए, अर्जुन के मामा जी के पिता, अर्जुन के मामा जी के पिता यानी कि अर्जुन के नाना जी, है ना, अर्जुन के मामा जी के पिता, पिता की इकलौती बेटी, अच्छा इकलौती बेटी मान लीजिए ये होगी, है ना, ये इसकी मम्मी ही तो होंगी, ये इसकी मम्मी ही तो होंगी। यानी कि अनीता जो है ये अर्जुन के मामा के पिता की बेटी है, यानी कि ये अनीता है। और ये अनीता कौन होंगी, फिर अर्जुन की तो मम्मी होंगी। तो अर्जुन क्या कहेगा, अनीता को मम्मी मम्मी कहेगा, मम्मी कहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ, ये उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं और कह रहे कि जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हो। तो साथियों कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। ये सभी का मुख्य साथियों किस तरफ है, उत्तर की तरफ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कहने कि उनकी आयु बाएं से दाएं छोर तक 3 के क्रमागत गुणांकों में है। ठीक है, ये बात मैं आपको अभी समझा दूंगा। इसको देखिए, पहले कह रहे कि ए के दाईं और दूसरे स्थान पर साथियों बी है। तो ए के दाईं की अगर हम साथियों बात करें, ए को हम कहां पर बैठा ले, ए को हम कहीं पर भी बैठा ले। मान लीजिए साथियों ए को हम कहां पर बैठा लेते हैं, ए को साथियों हम यहां पर मान लीजिए बैठा लेते हैं ए को। और कह रहे कि ए के दाईं और दूसरे स्थान पर बी है, यानी कि बी साथियों यहां पर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर बात करें, कह रहे कि ई के तुरंत बाई ओर कौन है, ई के तुरंत बाई ओर ए है, यानी कि साथियों ई के तुरंत बाई ओर ए है, यानी कि ई यहां पर बैठ जाएगा। और उसके बाद तो कुछ कहा ही नहीं गया यहां पर, है ना। ए जो है ई के तुरंत बाईं ओर है। उसके बाद कह रहे हैं कि सी और एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे। अच्छा देखिए ये 3 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति हैं। तो अगर हम साथियों मान लीजिए सी को यहां पर बना दे और एफ को यहां पर बना दे तो कोई दिक्कत, बीच में 3 लोग हो गए। हाँ, हो ये भी सकता था कि एफ यहां पर होता, सी यहां पर होता। अगर ऐसा है तो हम इसको फिर कट करके दोबारा बनाएंगे। तो डी की आयु 18 वर्ष है, डी की आयु कहां पर 18 वर्ष है। ठीक है, कह रहे कि ई के बाईं ओर बैठा है सी, ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर बैठा हुआ है सी। कहेंगे ए और बी की कुल आयु कितनी होगी, कुल मिला के साथियों ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए तो अगर बात करें, मान लीजिए साथियों डी यहां पर आपका बैठ जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी है, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी है, ए ई के तुरंत बाईं ओर है, ए जो है ना ये ई के तुरंत बाईं ओर है। करके सी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी की आयु 18 वर्ष है, डी की आयु साथियों कितने वर्ष है, 18 वर्ष है अगर मान लेते हैं साथियों, है ना। चलिए 18 वर्ष मान लेते हैं। तो उसके बाद कहा गया है अच्छा अधिकतम है, ओ एक सेकंड। अब यहां पर आप एक चीज समझिए, डी की आयु साथियों 18 वर्ष है और ये अधिकतम है, यानी कि ये सबसे ज्यादा है। अच्छा यहां पर कहा गया था कि उनकी आयु उनकी आयु जो है बाएं से दाएं छोर तक 3 के क्रमागत में होगी। यानी कि अगर ये आयु मान लीजिए 6 होगी तो ये 3 बढ़ेगी 9 होगी, ए की आयु 12 होगी, ऐसे। तो मेरा पता मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं जब इसकी आयु अधिकतम है तो ये साथियों डी यहां पर नहीं बनेगा, है ना। डी यहां पर नहीं बनेगा, डी कहां पर बनेगा, डी फिर यहां पर बनेगा। क्यों, क्योंकि डी की आयु अधिकतम में सबसे ज्यादा है। तो ये 18 होगी। तो अब ये क्रम से होगी साथियों, ये कितनी हो जाएगी, ये एफ की आयु साथियों 15 हो जाएगी, बी की आयु 12 वर्ष हो जाएगी, ई की आयु 9 वर्ष हो जाएगी और इसकी 6 और इसकी साथियों 3 हो जाएगी, है ना। तो ये समझ में आई। देखिए उनकी आयु बाएं से दाएं छोर तक 3 के क्रमागत गुणांकों में है। ठीक है, तो सवाल में पूछा जा रहा है कि ए और बी की कुल आयु कितनी है। ए की आयु है 6 और बी की आयु कितनी है, सॉरी बी की आयु कितनी है साथियों 12। तो कुल मिला के 18 वर्ष आपकी आ जाएगी। और 18 वर्ष कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है ना। और इस सवाल की अगर बात करें साथियों, इस सवाल को देखिए और आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में बिटर, आश, किल को पाल और टॉम लिखा जाता है। ठीक है,
वेरी क्यूट डॉल को सॉ टिम टॉय लिखा जाता है, ठीक है। डॉल एंड किल को टॉय सैड टॉम लिखा जाता है। तो आपको ये बताना है कि एंड का कोड यहाँ पर सातु क्या हो सकता है। आप सबसे पहले ये देखिए कि एंड आखिर कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ नहीं, तो एंड का कोड इसमें से नहीं हो सकता। एंड यहां पर लिखा हुआ नहीं, यानी कि एंड का कोड इन तीनों में से नहीं हो सकता है। एंड आपका लिखा है साथियों यहां पर, है ना। तो एंड का कोड हो सकता हो टॉय हो सकता हो सैड हो सकता हो टॉम हो। तो आपको एंड का कोड निकालने से पहले डॉल का और किल का कोड मालूम होना चाहिए। तो डॉल का कोड ढूंढिए और साथियों किल का कोड ढूंढिए। उसके अलावा जो इसमें से बचेगा ना, वही साथियों आपका एंड का कोड हो जाएगा, है ना। चलिए, तो डॉल की अगर बात करें, डॉल एक आपका यहां पर लिखी हुई ये चीज, डॉल यहां पर लिखी है, डॉल यहां पर लिखी है, तो मैं कहूंगा इसमें जो सेम होगा ना, वो डॉल का कोड होगा। और देखिए इसमें टॉय सेम है, टॉय, तो टॉय जो होगा साथियों वो आपका डॉल का कोड हो जाएगा। यानी कि अब ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो डॉल का कोड है। किल का कोड देखिए, किल आपका एक तो यहां पर है और एक आपका यहां पर, तो इसमें देखिए क्या सेम है, मुझे बताइए साथियों यहाँ पर क्या सेम है। तो टॉम यहां पर भी है, टॉम यहां पर भी, यानी कि टॉम जो होगा वो क्या हो जाएगा, टॉम आपका साथियों ये किल का कोड हो जाएगा। तो टॉम भी आंसर नहीं हो सकता। तो अब बचा क्या, सैड बचा, यानी कि एंड का कोड जो होगा वो सैड हो जाएगा। और सैड कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए साथियों उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि Q का अर्थ प्लस है, यानी कि अगर Q आपको देखने को मिले तो वहां पर प्लस लिख देना। और J की अगर बात करें, J का मतलब गुणा है, और T की बात करें तो माइनस है, और साथियों K की अगर बात करें तो इसका मतलब भाग है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर बात करें 42 लिखा हुआ है, और 3 लिखा हुआ है, 9 लिखा है, 4 लिखा है, 2 लिखा है, यानी कि इतनी चीजें हैं। अब उसके बाद साथियों देखिए के का मतलब क्या है, के का मतलब भाग है, तो यहाँ पर भाग आ जाएगा। उसके बाद क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। जे की बात करें गुणा इसका मतलब, और टी की बात करें तो माइनस इसका मतलब। इसको आपको सातों कैलकुलेट करना है। देखिए 42 की भाग 3 से करोगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 आ जाएगा। 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में से 2 जाएगा, 34 हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, 8 आ गया और 4 आ गया, यानी कि 48 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए सातों अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये आपको सातों क्लियर दिख रहा है, अच्छे तरीके से दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको सातों नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, आपको ये बताना है कि 3 7 6 को कैलकुलेट करके कैसे 39 बना है, 4 3 12 को कैलकुलेट करके कैसे 60 बना है, तो 2 6 18 को कैलकुलेट करके यहां पर क्या नंबर आएगा, ये कुल मिला के साथियों आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, अगर मान लीजिए इन दोनों नंबर को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है साथियों, 13 आता है। अगर 13 की गुणा हम इससे कर देते हैं ना, 13 3 39, तो हमें ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 15 आता है। 15 की गुणा सातों अगर इससे कर देते हैं, 15 चौक 60, तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो उसी प्रकार अगर इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा सातों, 24 आ जाएगा। और 24 की गुणा इससे करते हैं तो मेरा मानना है कि 48 ही आता है। तो 48 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक बिंदु पर खड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे साथियों हम यहां पर करते जाएंगे। यानी कि जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। उसके बाद वह 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। मान लेते हैं साथियों अभी ये लोग यहाँ पर है, जॉन और जेनी। एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूं मैं, हाँ। जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, एक बिंदु पर खड़े हैं। जॉन सुबह जेनी से अलग होकर, यानी कि जेनी साथियों यहीं पर रहती हैं, और जॉन आगे बढ़ जाता है 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। 3 किलोमीटर जाता है साथियों पश्चिम की तरफ, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं उसके बाद 25 मिनट में ही 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है।
4 किलोमीटर जा रहा है साथियों 25 मिनट में दक्षिण की तरफ। तो कह रहे हैं कि जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। अब यहाँ पर जॉन आ चुका है, तो जेनी अगर यहाँ पर आए तो ये कितनी दूरी तय करेगी, कुल मिला के आपको बताने। देखिए अगर कभी भी आपको ट्रायंगल दे रखा हो, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि एक साइड 3 हो, दूसरी साइड 4 हो, तो जाहिर सी बात है तीसरी साइड जो होगी वो 5 ही होती है, यानी कि ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। तो आपका राइट आंसर, यानी कि इसकी दूरी पूछी थी तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी साथियों, 5 हो जाएगी। ये बात आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है, आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो साथियों आपको नहीं लगी इस सवाल को समझने के लिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सोफिया और रोहन बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलते। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है साथियों, बहुत ध्यान से अगर आप करेंगे तो इस सवाल को करने में आपको मजा भी आएगा। चलिए, तो क्या क्या कहा जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शांत मिजाज के साथ साथियों इस सवाल को देखेंगे। कहेंगे सोफिया और रोहन बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलते हैं, दिनेश और राहुल क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलते हैं, रोहन और नवीन हॉकी तथा क्रिकेट खेलते, कौन क्रिकेट नहीं खेलता ये आपको बताने। देखिए यहां पर सबसे पहले किसकी बात की गई है साथियों, सोफिया की बात की गई है ना। सोफिया और रोहन की यहां पर बात की गई है, सोफिया और रोहन की यहां पर बात की गई है। देखिए यहां पर अगर बात करते कहा गया है कि सोफिया और रोहन बैडमिंटन खेलते हैं, यानी मैं शॉर्ट में लिखूंगा साथियों, बैडमिंटन भी खेलते हैं और ये फुटबॉल भी खेलते हैं, और रोहन भी साथियों क्या बैडमिंटन खेलता है और फुटबॉल खेलता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद आपसे कहा गया है कि दिनेश और राहुल क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, दिनेश और क्या और कौन है, दिनेश और राहुल, दिनेश और राहुल, दिनेश और राहुल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये क्या, देखिए आंसर तक आप लोग खुद ही पहुंच जाओगे। देखिएगा दिनेश और राहुल क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलते हैं, तो ये क्रिकेट हो गया और साथियों वॉलीबॉल हो गई, क्या ना साथियों, वॉलीबॉल हो गई, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, और ये भी साथियों क्रिकेट खेलता है और साथियों क्या वॉलीबॉल खेलता है। इसे समझ जाएंगे, हिंदी में इंग्लिश में है। चलिए उसके बाद कहा जा रहा है कि रोहन और नवीन हॉकी तथा क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा देखिए रोहन का यहाँ पर जिक्र है, रोहन हॉकी भी खेल रहा है क्रिकेट भी खेल रहा है, तो हॉकी भी खेल रहा है साथियों, है ना, और साथियों ये क्रिकेट भी खेल रहा है। अब यहाँ पर किसके बात आई है, नवीन की बात आई है। नवीन का नाम मैंने नहीं लिखा, तो नवीन का नाम अब मैं साथियों यहाँ पर लिख लेता हूँ। नवीन की अगर बात करें तो नवीन की अगर बात करें, नवीन क्या क्या खेलता है भैया, नवीन हॉकी भी खेलता है और क्रिकेट खेलता है। तो ये हॉकी भी खेलता है और साथों क्रिकेट भी खेलता है। तो कह रहे कि कौन क्रिकेट नहीं खेलता, देखिए क्रिकेट ये खेलता है, ये लिखा हुआ है, क्रिकेट दिनेश भी खेलता है, ये लिखा हुआ है, क्रिकेट राहुल भी खेलता है और क्रिकेट नवीन भी खेलता है। तो क्रिकेट कौन नहीं खेलता है, सूफिया क्रिकेट नहीं खेलती हैं, क्योंकि सूफिया सिर्फ बैडमिंटन और फुटबॉल ही खेलती हैं। तो इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूफिया के साथ ही जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे हैं कि सभी कारें 4 पहिया है। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई, ये कार हो गई, और सभी कारें जो है वो 4 पहिया हैं, और सभी 4 पहिया जो है ना साथियों वो क्या है, वो वाहन है। तो हम निष्कर्ष आपको देखना है और मुझे बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। कह रहे कि सभी वाहन 4 पहिया हैं, सभी वाहन 4 पहिया नहीं हो पाएंगे साथियों, कुछ वाहन 4 पहिया हो पाएंगे, तो गलत है। उसके अलावा अगर बात करें सभी कारें वाहन हैं, हाँ सभी कारें वाहन हैं, ये हो जाए क्योंकि वाहन के अंदर कार आ रही हैं, तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद अगर बात करें, ये भी साथियों कथन और निष्कर्ष वाला ही सवाल है। कथन निष्कर्ष वाले सवाल आते ही आते हैं, 2 सवाल कम से कम आते हैं साथियों, इसलिए मैं हर क्लास में 2 सवाल लाता हूं साथियों आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि आपकी इतनी प्रैक्टिस आ जाए कि जो भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएं, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं कथन और निष्कर्ष से, वो आप बड़े ही आराम से कर दो। देखिए ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, कह रहे कि कुछ सैंडविच पिज्जा है, तो मान लीजिए कुछ सैंडविच, ठीक है ना, ये साथियों क्या हो जाएंगे, ये सैंडविच हो जाएंगे, और इतने सैंडविच क्या हो गए साथियों, पिज्जा हो गए, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि कुछ बर्गर पिज्जा है, तो कुछ बर्गर पिज्जा है, मान लीजिए बर्गर ये हो गया, और कुछ बर्गर, इतने बर्गर पिज्जा हैं, ठीक है। और कह रहे कि कुछ बर्गर पास्ता है, अच्छा कुछ बर्गर पास्ता है, इतने बर्गर साथियों पास्ता हो गए, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया पास्ता, ठीक है। और अब निष्कर्ष का पढ़िए और मुझे बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। कह रहे कि कुछ सैंडविच बर्गर हैं, कुछ सैंडविच बर्गर है, सैंडविच ये है बर्गर ये है, कैसे कोई पॉसिबिलिटी है, तो गलत हो जाएगा। कुछ पास्ता पिज्जा है
पास्ता ये है, पिज्जा ये है, कैसे क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ था। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कहने के इनमें से वेन आरेख आपको साथियों बताना है कौन सा सही हो पाएगा। चलिए यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं और सभी प्रोफेसर कर्मचारी हैं। तो मान लेते हैं साथियों, अगर बात करें ये कर्मचारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों? ये कर्मचारी हो जाएंगे। और यहां पर कहा गया है कि सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं, तो ये साथियों क्या हो गए? ये आपके वैज्ञानिक हो गए, है ना। और कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर है, मान लीजिए इतने वैज्ञानिक क्या हो जाएंगे साथियों? प्रोफेसर हो जाएंगे। तो साथियों हो गया। और सभी प्रोफेसर क्या हो गए? सभी प्रोफेसर यहां पर कर्मचारी हो जाएंगे। तो कुल मिला के ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है? ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब साथियों आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस सवाल की अगर बात करें साथियों, 5 सही 44/49 लिखा हुआ है। इसका आपको क्या बताना है साथियों? इसका आपको बताना है वर्गमूल। कैसे बताओगे जरा मुझे बताइए। देखिए अब साथियों मैथ के सवाल आ गए हैं, तो मैथ के कॉन्सेप्ट तो आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बहुत समझदारी से आपको देखना है। एक एक सवाल को आपको बारीकी से देखना होगा। अब यहां पर अगर बात करें, आपको पता है, देखिए 49 पंजे कितने होते हैं? तो 49 पंजे की अगर बात करें, इसको कैलकुलेट कीजिए। 9 पंजे यहां पर 45 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 24 यानी कि 200, यानी कि 49 पंजे 45, 45 प्लस 44, तो इसमें 44 भी आपको जोड़ना है। तो ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 289 हो जाएगा, यानी कि 289/49 यहां पर आएगा। तो वर्गमूल पूछा जा रहा है, यानी कि ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? ये सॉरी 49 है। ये किसका स्क्वायर है साथियों? ये तो 17 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। तो मैं कहूंगा 5 सही 44/49 का वर्गमूल क्या होगा? 17/7 होगा। और 17/7 कहां पर लिखा हुआ है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये क्या क्या लिखा हुआ, ये लिखा है साथियों 2/9। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है साथियों 2/9। और साथियों उसके बाद लिखा हुआ है 16/81। क्या साथियों? 16/81 लिखा है। उसके बाद 32/117 लिखा है, 32/117। और उसके बाद साथियों 54/189 लिखा हुआ है। इसका आपको निकालना है महत्तम समवर्त। अगर कभी भी बटे वाले नंबर हो और उनका महत्तम समवर्तक आपसे पूछा जाए, तो ऊपर वाले जो नंबर इनका महत्तम समवर्तक निकालना होता है और नीचे वाले नंबर का साथियों आपको लघुत्तम समवर्त निकालना होता है। तो अगर बात करें साथियों ऊपर वाले नंबर का महत्तम समवर्त निकाले, तो 2, 16, 32, 54, इसको अगर साथियों किससे कट करे? देखिए 2 से अगर कट करे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यहां पर 16 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब अगर बात करें 8 को 2 से कट करना पड़ेगा और 27 को 3 से, तो इसलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे। यानी कि साथियों जो ऊपर नंबर आएगा, आंसर जो हमारा होगा, जो ऊपर नंबर आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि 2 का इन सब का महत्तम समवर्तक 2 निकला है। तो 2 क्या इस ऑप्शन में? मैं कहूंगा नहीं। ऊपर 2 इस ऑप्शन में, ऊपर 4 है, नहीं। 2 ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इस वाले में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब आपको पता क्या करना होगा साथियों? अब आपको देखिए 9 का 81 का और 9 का 81 का और 117 का और 189 का आपको साथियों लघुत्तम समवर्तक निकाल देना होगा। क्या नंबर आएगा साथियों? 7371 आएगा नंबर, है ना। एक बार मैं ट्राई करके आपको बता दूं, एक बार मैं आपको ट्राई करके बता देता हूं। देखिए अगर 2 से इसको कट करेंगे तो 9 का 9 आ जाएगा, 81 का 81। 2 से तो कट ही नहीं होगा भाई साहब, ये 2 से नहीं कट होगा, फिर ये 3 से कट होगा। ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा। और 3 तिया 9, 3 नीम 27 हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर से 3 से कट कीजिए, 3 एकम 3, 3 नीम 27, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 3 एकम 3। ठीक है, फिर से साथियों 3 से कट करें और 3 तिया 9 हो गया और 13 का 13 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। फिर से 3 से कट करेंगे, अब देखिए 3 से कट करेंगे, फिर इसके बाद 7 से कट करेंगे और फिर एक बार 13 से कट करेंगे। इसको कैलकुलेट करिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 27 आ गया, 7 तिया 21 और 7 21 आ गया और ये 13 आ गया। तो कुल मिला के इसको अगर आप कैलकुलेट कर लो तो क्या आएगा? 7371 आएगा। मैं एक बार कैलकुलेट इसको साथियों कर लेता हूँ। कैसे कैलकुलेट करना है मुझे? देखिए 13 गुणा 27 कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। 13 गुणा
27 आपका हो गया और गुणा 21 आपका हो गया, बिल्कुल 7371 ही आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए आपका जवाब क्या होगा। यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है, तो x का मान यहां पर आपको साथियों बतलाना है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले 70 का 40% आखिर कितना हुआ, तो 70 का 40% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 70 का 40% 28 हो जाएगा। यानी कि ये 28 जो है ये 80 के 30% से, है ना, 80 के 30% निकालो जरा, 2 जीरो कट जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, यानी कि 28 24 से x% अधिक है ना। क्या लिखा हुआ है, 28 24 से x% अधिक है। तो मैं तो यहां पर कह रहा हूं भैया ये इतना नहीं अधिक है, ये तो सिर्फ 4 अधिक है। कितना अधिक है साथियों, ये तो सिर्फ और सिर्फ 4 अधिक है। तो ये तो साथियों 4 अधिक है, लेकिन यहां पर साथियों कह रहे हैं कि अच्छा ये पता है क्या निकलेगी, ये x निकलेगा, यानी कि ये 4 जो निकलेगा साथियों x निकलेगा, लेकिन इसको प्रतिशत में आपको बदलना है। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों कितना अधिक है, 4 अधिक है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 लगाना है। और 4 अधिक है, किससे 4 अधिक है, तो 24 से 4 अधिक है, तो इसलिए 24 यहां पर नीचे आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 4 एकम 4, 4 पंच 20, 4 छंग 24, इसको कट करेंगे तो 50/3 आ जाएगा, और कट करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18 आ जाएगा, और फिर से साथियों पॉइंट लग के 6 आ जाएगा। तो कुल मिला के 16.6 करके आंसर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ये साथियों x का मान हो जाएगा। समझ गए, अच्छा लगा साथियों आपको ये सवाल। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। यहां पर कहा जा रहा है कि ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों ए का वेतन और बी के वेतन की, अगर बात करें ए का वेतन अगर 4 है तो बी का वेतन कितना होगा, 5 होगा। करके ए के वेतन में 10% की वृद्धि होती है और बी के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, तो ए का वेतन और बी के वेतन का अनुपात कितना हो जाता है। देखिए अगर मान लेते इसका वेतन हम 40 कर दें और इसका वेतन हम 50 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसका 10% की वृद्धि करना है। इसमें अगर 10% की वृद्धि करोगे तो 40 का 10% होता है 4, तो कुल मिला के अगर 40 में 10 की वृद्धि करोगे तो 44 हो जाएगा। उसके अलावा 50 में 20 की वृद्धि करोगे, देखिए 50 का 10% होता है 5 और 20% होता है 10, तो कुल मिला के इसमें 10 के 10 की वृद्धि होगी होगी तो 20 की वृद्धि, कुल मिला के 50 का 20% 10 होता है, यानी कि यहां पर आ जाएगा आपका 60। तो इसका रेशियो आपको निकालना है, 2 से कट कर लो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 से कट करेंगे 30 आ जाएगा, 2 से और कट करेंगे 11/15 आ जाएगा, और 11/15 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। देखिए कहा आपसे जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर, पहले दोनों संख्याएं बताइए क्या होंगी। देखिए दोनों संख्याओं का अनुपात अभी 2:3 है, और इसमें कितना जोड़ा जाता है साथियों, इसमें 4 जोड़ा जाता है, 4 4 जोड़ने पर इनका अनुपात साथियों 7:10 हो जाता है। इसको कैलकुलेट करिए, x का मान निकालिए, और संख्याएं तो ये आपके सामने है, 2:3x ये आपके सामने, 2x:3x ये आपके सामने है। इनका अंतर, अंतर का मतलब होता है इनका डिफरेंस। देखिए 10 की गुणा 2 से होगी तो 20x यहां पर हो जाएगा, 20x प्लस आपका 10 की 4 से होगी 40 हो जाएगा, साथ ही आपका 21x हो जाएगा, प्लस 7 चौक 28 यहां पर हो जाएगा। 21x है, 20x इधर है, 20x उधर जाएगा, तो 21x माइनस 20x कितना हो जाएगा, है ना। और ये साथियों 40 है, 28 उधर है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि x बराबर साथियों कितना आ जाएगा, 40 में से अगर 28 जाएगा तो 12 आ जाएगा, यानी कि x का मान हमें पता चल गया है 12 है। तो कहने के वो दोनों संख्याएं बताओ कितनी होंगी। पहली संख्या 2x है, तो साथियों जब x बराबर 12 है और 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा साथियों, और 12 गुणा 3 कितना हो जाएगी, दोनों संख्याओं का अनुपात निकल आ जाएगा 24:36। तो कुल मिला के कह रहे हैं कि इनका अंतर क्या है, अंतर क्या होता है, इनको घटाना पड़ता है साथियों। तो इसमें से कितना घटेगा साथियों, 12 ही तो आ जाएगा, 36 में से 24 जाएगा, तो 12 आपके सवाल का साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और यहां पर अगर बात करें आपसे कहा जा रहा है कि ये 70 नंबर वाला सवाल है। कह रहे कि दुकानदार ने एक मशीन
70,000 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में? 70,000 रुपए की उसने एक मशीन खरीदी और उस पर 5,000 रुपए का अतिरिक्त व्यय किया, यानी कि उस 70,000 मशीन पर 5,000 रुपए और उसने लगाए होते हैं। यानी कि यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है उसने मशीन को कितने रुपए में खरीदा? 70,000 रुपए में खरीदा। अब हम ये 5,000 रुपए इसमें नहीं जोड़ेंगे। यहां पर कहा गया कि अगर उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता, उसने 70,000 रुपए में खरीदा है ना, अगर 15% कम पर खरीदा होता तो कितने रुपए की मशीन खरीदता? यानी कि आप 70,000 का 85% निकाल लो। अरे भाई 15% कम करोगे तो 85 तो आएगा। तो कुल मिला के साथियों मशीन को उसने कितने में पाया? 2 जीरो लग जाएंगे, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, यानी कि 59,500 रुपए में उसको मशीन पड़ी। क्या साथियों? 59,500 रुपए में उसने उसको मशीन पड़ी। अब इसमें आप जोड़ दीजिए साथियों 5,000 रुपए। अब जब 5,000 इसमें जोड़ोगे ना तो ये साथियों कितनी हो जाएगी? 59,500 प्लस 5,000, 0 0 और 5 आ जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, ठीक है ना, 14 हो गया और साथियों यहाँ पर 6 आ जाएगा। यानी कि अब उसको जो मशीन पड़ी है साथियों 5,000 जोड़कर 64,500 रुपए की पड़ी है। अब इसका ये आपसे कहा जा रहा है कि अगर इस पर 15% का लाभ होता तो मशीन को कितना, मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो इसका 15% लाभ हो रहा है इस पर, तो इसका 115% निकाल दो, बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। तो 645 की गुणा आपको 115 से साथियों करनी है। 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 चौक 20, 22 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 2 साथियों 32 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है? 5 4 6 और 2 बार गुणा साथियों, और वही साथियों 5 4 और साथियों 6, इसको कैलकुलेट कर लो, 5 आ गया, 7 आ गया और ये आपका कितना हो गया? 11 हो गया, है ना, और ये आपका कितना हो गया? 14 हो गया, और ये आपका यानी कि 74,175 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74,175 रुपए में वो मशीन बिकेगी। विक्रय मूल्य आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, आपसे कहा जा रहा है कि 5 किलो गेहूं है और 10 किलो मसूर की दाल है। कह रहे कि इनका क्रय मूल्य, यानी कि अगर इनका क्रय मूल्य जो है ना 70 रुपए और 80 रुपए प्रति किलो है, यानी कि 70 रुपए की 1 किलो गेहूं है, ये 5 किलो गेहूं है, तो 5 किलो गेहूं कितने के हो जाएंगे? 350 रुपए के क्या हो गए? 350 रुपए के साथियों गेहूं हो गए। और 80 रुपए किलो की दाल है, तो साथियों 10 किलो दाल कितने की हो जाएगी? 800 रुपए की क्या हो जाएगी साथियों? दाल हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर होता है और 20% लाभ मसूर की दाल पर होता है। तो साथियों यहां पर अगर बात करें 10% लाभ होता है गेहूं पर, यानी कि गेहूं का आप निकाल दो क्या साथियों? देखिए गेहूं का अगर आप 10% निकालोगे ना तो कितना हो जाएगी? 110% निकाल दो, बात तो एक ही पड़ेगी। और दाल की अगर बात करें, दाल पर साथियों कितने का प्रॉफिट होता है? 20% का होता है, यानी कि 120% इसका निकालो। तो इसको कैलकुलेट करो, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 35 की गुणा 11 से करना है तो ये आ जाएगा 5 8 3, यानी कि साथियों 385 रुपए की दाल हो जाएगी। और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और साथियों यहाँ पर 12 7 84, 12 8 96, यानी कि 960 यहाँ पर आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि साथियों तो सभी चीजों का विक्रय मूल्य साथियों कितना होगा? बस इतनी सी बात पूछी जा रही है। यानी कि गेहूं तो बिकेंगे अब 385 रुपए में और दाल बिकेगी 960 रुपए में, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा साथियों? देख लीजिए और मुझे बता दीजिए। साथियों यहां पर अगर बात करें 1345 हो जाएगा, और 1345 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। यहां पर अगर बात करें, ये बहुत शानदार सवाल है साथियों और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सवाल है। अच्छे अच्छे बच्चे साथियों ऐसे सवाल को नहीं कर पाते, लेकिन आपने अगर ये चीज देखी है तो आप इसको कर लोगे। आपसे कहा जा रहा है कि 8 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं, एक कार्य को 5 दिनों में करती हैं। देखिए अगर यहां पर हम बात करें, हम पुरुष को क्या मान ले साथियों? हम अगर पुरुष को x मान ले, और महिला की अगर हम बात करते हैं साथियों, महिला को यहां पर हम क्या मान ले साथियों? y मान ले, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कहने के जबकि 6 पुरुष और 8 महिला, यानी कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 5 दिन में करती हैं, और 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में करती हैं, तो 7 पुरुष और 7 महिलाएं उस काम को साथियों कितने दिन में करेंगी? अब देखिए यहां पर अगर बात करें ना, यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा था? 8 पुरुष, एक पुरुष अगर x है तो 8 पुरुष यानी कि साथियों 8x हो जाएगा, तो 8x प्लस आपका 6 महिलाएं यानी कि 6y यहां पर हो जाएगा।
6y हो जाएगा। तो कुल मिला के ये साथियों 5 दिनों में कोई काम कर सकती, तो वो काम साथियों ये हो गया, वो काम ये हो गया। अच्छा, उसके बाद कहा गया है कि वही काम यानी कि बराबर आ जाएगा 6 पुरुष यानी कि साथियों 6x प्लस 8 महिलाएं यानी कि 8y, वही काम जो है ना साथियों ये भी 5 दिनों में करती हैं, 5 दिनों में करती है। तो अब यहां से साथियों x और y का अनुपात निकाल लो तो आपको साथियों पुरुष और महिलाएं मालूम पड़ जाएंगी। देखिए 5 की 8 से कराओगे तो 8 पंजे 40 यानी कि 40x आ गया, 6 पंजे 30 यानी कि साथियों 30y यहां पर आ गया, और यहां पर 6 पंजे 30 30x आ गया, और 8 पंजे 40 साथियों 40y यहां पर आ गई। ये बात क्लियर है। अब देखिए 40x लिखा हुआ है बराबर के उधर 30x है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 40y लिखा हुआ है माइनस आपका 30y हो जाएगा। 40x में से 30 जाएगा तो साथियों 10x बचेगा। 10x बराबर कितना हो जाएगा, 40 में से 30 वही साथियों 10y हो जाएगा। यानी कि x और y इधर आ गया और 10/10 इधर आ गया, 1:1 आ जाएगा ये तो कट होके। यानी कि साथियों x और y का अनुपात कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ये बात अब आपको साथियों ध्यान देना है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? अगर इतनी बात साथियों समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए आपको x का मान पता चल गया, आपको y का मान पता चल गया। ये क्या है, ये है साथियों आपका कुल कार्य। आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कुल कार्य आखिर कितना है। देखिए तो यहां पर 8 गुणा 1 ही तो होगा, 6 गुणा 1 हो जाएगा। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। यानी कि टोटल काम कितना है साथियों, टोटल काम आपका 60 यूनिट है। कितना यूनिट है साथियों, टोटल काम आपका साथियों 60 यूनिट है। ये बात आपको क्लियर रखना है। अच्छा, उसके बाद यहां पर अगर बात करें, कहा गया था कि 7 पुरुष और 7 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो 7 पुरुष और 7 महिलाएं यानी कि 7x, देखिए अब यहां पर अगर बात करें 7x प्लस 7y उस काम को कितने दिन में करेंगे, उस काम को साथियों कितने दिन में करेंगे, ये बात आपसे पूछी गई। देखिए x का मतलब तो 1 है, y का मतलब 1 है, तो ये 7 7 14 हो जाएगा, है ना, 14 हो जाएगा। और मैं कहूंगा उस काम को कितने दिन में करेंगी, वो काम टोटल कितना था, वो काम साथियों 60 आया है ना, तो इसके बराबर 60 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ये तो 14 आ गया, ये दिन आ जाएगा, और ये 60 आपका आ जाएगा, है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है। अच्छा ये देखिए ये क्या हो गया, एक सेकेंड अगर बात करें 6 14 14 पंजे 70 होते हैं साथियों। मैंने 60 क्यों लिख दिया, यहाँ पर 70 होते हैं ना, तो यहाँ पर भी साथियों क्या आ जाएगा, 70 आपका आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर भी 70 आ जाएगा, है ना, 70 यहाँ पर आ जाएगा, 70 साथियों यहाँ पर आ जाएगा, 70 यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद दिन आपसे पूछा जा रहा है कितने दिनों में करेंगे, तो 70 बटे नीचे 14 आ जाएगा। 14 पंजे कितने होते हैं, 70 होते हैं। यानी कि दिनों की संख्या कितनी निकलेगी साथियों, 5 निकलेगी। यानी कि 7 पुरुष और 7 महिलाएं उस काम को 5 दिनों में कर पाएंगी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कुछ मैथ्स के सवाल ऐसे होते हैं जो 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड में हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको करने में 2-2 मिनट 2.5 मिनट तक लग जाते हैं। तो वो 2-2 मिनट और 2.5 मिनट वाले सवाल ही साथियों आपका सिलेक्शन करवाते हैं, है ना। तो इसलिए साथियों आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखना होता है, क्योंकि कोई भी चीज साथियों आपकी छूटनी नहीं चाहिए। चलिए तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में।